हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा। आज हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के जो थ्योरी के प्रश्न उत्तर कुछ रहते थे हमारे। ठीक है, तो प्रश्न पेज नंबर 15 पे आ जाइए। पेज नंबर 15 पे पहला प्रश्न आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, लोहे की कील है उसको कॉपर सल्फेट का एक विलयन मतलब कॉपर सल्फेट का पानी में घोल है उसमें डुबोगे तो विलयन का रंग बदल जाता है। देखिए बिल्कुल आराम से करना है, समझ के करना है। ठीक है, क्या करना है देखिए, कल्पना करनी बहुत जरूरी है। ये है कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन, विलयन मैंने पानी में घोल। इसमें हमने क्या डाल दी, लोहे की कील डाल दी। ठीक है, लोहे की कील मतलब आयरन डाल दिया, तो दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, लोहे के बीच में और कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच में। ठीक है, ये लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को बाहर फेंकेगा ये। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट, जमा में कॉपर हो गया बाहर। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होगी। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है ना वो नीला होता है, नीला थोथा बोल देते हैं इसको, नीला। जबकि जो अभी ये बन गया आयरन सल्फेट, इसका रंग होगा हरा, इसका रंग था नीला, तो रंग इसलिए बदल जाता है। ठीक है, इसलिए रंग बदल जाता है। ये था, बिल्कुल आसान था। तो यही बताना है हमने कि क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का विलयन बना देता है। लोहा आयरन कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का विलयन बना देता है, जो कि हरे रंग का होता है। आयरन सल्फेट जो होता है ना, आयरन सल्फेट का विलयन वो हरे रंग का होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरे रंग में बदल जाता है। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गई, बिल्कुल आसान था। अब है अगला जो प्रश्न है, कहता है क्रियाकलाप 1.10 में से भिन्न 1.10 के अंदर एक उदाहरण दे रखा है, उससे अलग उदाहरण देना है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। 1.10 देखो, 1.10 क्रियाकलाप 1.11 ये दो 1.10। देखिए 1.10 के अंदर ये उदाहरण दे रखा है, ये सोडियम सल्फेट जमा में बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट जमा में सोडियम क्लोराइड, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया का कोई इनसे अलग उदाहरण देना है। देखिए बिल्कुल आसान है, मैंने करवा भी रखा है नोट्स के अंदर। सिल्वर नाइट्रेट जमा में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या होगा, सिल्वर सोडियम की जगह आ जाएगा, सोडियम सिल्वर की जगह चला जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा और यहाँ पे Na आ जाएगा, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है वैसे। तो जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर है उसका, उस सिल्वर तत्व का सोडियम क्लोराइड के सोडियम तत्व के साथ आदान प्रदान हो जाता है, और यह क्या है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे दिया हमने। जो 1.10 क्रियाकलाप है उससे अलग उदाहरण है, बिल्कुल आसान था। उसके बाद है अगला प्रश्न, पेज नंबर 15 का। क्या बोलता है, कहता है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान बताइए। मतलब उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना किसी पदार्थ से, और अपचयन होता है हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, देखते हैं किसका उपचयन हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, मतलब किसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है किससे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की कंसेप्ट ध्यान रखनी है माइंड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहली जो अभिक्रिया, देखिए सोडियम किस में बदल रहा है, सोडियम ऑक्साइड में बदल रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन का ऐड होना उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है, सोडियम का, तो सोडियम का उपचयन हो रहा है, हो गया पहला तो। और एक का उपचयन होगा तो दूसरे का अपचयन होगा, तो ऑक्सीजन का
अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से निकल के ऑक्सीजन से O2 से निकल के ऑक्सीजन इसमें आई ना, O2 से निकल के O ऑक्सीजन का परमाणु इसमें आया ना, O तभी आया ना एक, देखिए तो ऑक्सीजन में से O2 में से एक ऑक्सीजन निकली है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना वो क्या होता है, अपचयन होता है। तो O2 का अपचयन हो रहा है। उपचयन और अपचयन अभिकारकों वाले का साइड का होगा, उत्पादों का नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरे का देखिए, अब दूसरे में देखिए कॉपर ऑक्साइड है, देखो कॉपर ऑक्साइड किस में बदल रहा है, कॉपर में बदला है, मतलब ऑक्सीजन इससे बाहर निकल लिया कॉपर ऑक्साइड से, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल लिया है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना उपचयन होता है, तो कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, ठीक है। और देखिए H2 को, देखिए H2 का क्या हो रहा है, H2 में बदल रहा है, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन होता है, तो H2 का उपचयन हो रहा है। कर लिया प्रश्न नंबर 3। अब आएंगे हम अभ्यास के प्रश्नों पर। ये आपके थ्योरी के सारे प्रश्न हो गए। देखिए क्या बोलता है अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया देख लीजिए, लेड ऑक्साइड जमा में कार्बन बनेगा लेड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और बताना है कि कौन सा कथन गलत है इसके अंदर। सही वाले देखने, गलत वाले देखने। देखिए पहला कथन दे रखा है सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा तो है ही नहीं यहाँ पे, सीसा लेड ऑक्साइड है, लेड थोड़ी है, लेड माने सीसा, ठीक है, तो पहला गलत है एक तो। दूसरा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, नहीं भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, कार्बन है, तो दूसरा भी कथन जो वो गलत है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन देखिए कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, ठीक है, तीसरा ठीक है। और चौथा देखिए लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, अपचयित, लेड ऑक्साइड लेड में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल लिए, तो इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरी और चौथी जो स्टेटमेंट ठीक है, पहले और दूसरी गलत है, तो उत्तर क्या आएगा, फर्स्ट। पहले प्रश्न का उत्तर आएगा फर्स्ट, ए एंड बी, ठीक है। अब करेंगे हम दूसरा प्रश्न, कहता है Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड जमा में एल्यूमिनियम बनेगा Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जमा में आयरन। आपने रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको एक बार देखना है, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन है। देखिए देखना है इसको ध्यान से। आयरन ऑक्साइड में से देखो एल्यूमिनियम इसको अंदर आ गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम ने आयरन को बाहर निकाला, क्या बन गया, आयरन की जगह आ गया Al2O3 आ गया, और आयरन निकल गया बाहर, ये निकल गया। देखिए तो एक तत्व का विस्थापन हो रहा है ना, तो कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तीसरा करते हैं, तीसरा बोलता है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे का चूर्ण है, ठीक है, उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। देखिए देखते हैं क्या होता है। देखिए लोहे का चूर्ण मतलब कि आयरन, उस पे डाल दिया आपने तनु मतलब डाइल्यूट जिसमें पानी हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, क्या बनेगा, आयरन और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होगी, बनेगा FeCl2 आयरन क्लोराइड जमा में ये हाइड्रोजन अकेला तो रहेगा नहीं, H2 गैस बनाएगा। हाइड्रोजन कभी H अकेला नहीं लिखा जाता, H2 ही लिखा जाता है अकेला हो तो, ठीक है। तो आयरन क्लोराइड जमा हाइड्रोजन गैस बनती है, और क्या दे रखा है इसमें, पहले ही दे रखा है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, तो ये सही है, थर्ड का हो गया ए, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए करते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, वो रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखिए ये मैं करवा चुका हूं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर
जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg + O2 2MgO, मैग्नीशियम के दो, मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो तत्व है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तत्व है, उनके परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बराबर है। तो ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। हो गया तो पहले। ठीक है, और अब ये बोलता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है। द्रव्यमान मैंने मास, MASS। मास क्या होता है या द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु के अंदर कितना मैटर भरा पड़ा है उसको बोलेंगे उसको उस वस्तु का मास। जितना मैटर ज्यादा भरा पड़ा होगा उतना ही उसका वजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का मास बोलता है कि द्रव्यमान को ना तो हम मास को हम ना तो हम बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिकारकों का जो द्रव्यमान है ना, अभिकारकों को के द्रव्यमान जोड़ोगे तो उत्पादों के द्रव्यमान जोड़ोगे, उनके बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान को हम ना तो बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं, तो अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब हम अभिकारकों और उत्पादों वाली जो साइड है ना, उनमें जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर कर देंगे, तो तभी तो होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यह केवल सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बराबर करके ही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न नंबर 5। कहता है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर कीजिए और उन्हें संतुलित कीजिए। ये कथन दे रखे 4, तो बता उनके अभिकारकों और उत्पादों के सूत्र लिखने हैं, रासायनिक समीकरण बनाने हैं और उसको फिर बैलेंस करना है। ठीक है, देखिए इसको उठा लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 का ए वाला भाग करते हैं। देखिए नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का सूत्र होता है N2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसका होता है H2 हाइड्रोजन गैस का संयोग होता है इनका, मतलब आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया गैस NH3। हमें भौतिक अवस्था नहीं लिखनी इन तीनों की, क्योंकि बोल नहीं रखा, लिखने के लिए बोले तो ही लिखना है। देखिए कौन कौन से तत्व है, एक तो नाइट्रोजन है, एक है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 7, हाइड्रोजन का होता है 1। तो नाइट्रोजन को पहले संतुलित करना है। नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैंने 2 से गुणा कर दिया। देखिए 2 हो गया, 2 नाइट्रोजन के 2 नाइट्रोजन के। अब हाइड्रोजन का देखना है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिया। देखिए ये 6 हो गए। अब देखो नाइट्रोजन के 2 2, हाइड्रोजन के 6 6, ये होगी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस होगी पहले तो। अब करेंगे बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला होता है H2S। किसके साथ, वायु में दहन होगा। वायु में दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। वायु में जलाओगे तो मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। जल बनता है, H2O बनता है, जमा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। डाई मैंने 2, ऑक्सीजन के 2, सल्फर 1, डाइऑक्साइड मैंने ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो कौन कौन से तत्व देखिए, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 16 परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का होता है 8। सल्फर को पहले देखूंगा मैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन देखूंगा मैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 और 2 3 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया मैंने, 4 बन गए, और यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया, 4 बन गए। अब दोबारा देखूंगा सल्फर का 1 है, सल्फर के 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन के 2 और 2 4 है। अब हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दिया मैंने, तो हाइड्रोजन के बैलेंस हो गए। अब दोबारा चेक करूंगा, लास्ट में चेक करना है हर बार। सल्फर का देखूंगा पहले, सल्फर के 2 और सल्फर का यहाँ पे 1 है, लो 2 से गुणा कर दिया यहाँ पे, अब 2 हो गए सल्फर के। ठीक है,
आप देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4, ऑक्सीजन का 2 और 2 4, ठीक है, नहीं ऑक्सीजन के 4 नहीं है, यहाँ पे 2 और 2 दूनी 4 6 हो गए, तो यहाँ 3 कर देता हूं मैं इसको। तो अब ऑक्सीजन के हो गए 6 और यहाँ पे 2 और 4 6, ठीक है। तो सल्फर के 2, सल्फर के 2, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 2 और 4 6, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4। अब होगी ये संतुलित। ठीक है, अब करेंगे हम सी पार्ट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। उसके साथ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। अब क्रिया होगी, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 जमा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। कौन कौन से तत्व हैं, एक तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का होता है 13 परमाणु क्रमांक, एक है सल्फर, सल्फर का होता है 16, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन, एक बेरियम है, बेरियम का होता है 56, ठीक है, और एक है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17। सबसे पहले बेरियम को देखूंगा, परमाणु क्रमांक सबसे पहले बेरियम का बड़ा है, तो बेरियम के देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब देखूंगा मैं क्लोरीन को, क्लोरीन के देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूं, यहाँ 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया, 6 हो गए, यहाँ भी 6 हो गए क्लोरीन के, ठीक है। अब दोबारा चेक करूंगा बेरियम का, बेरियम के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। 3 बेरियम के, 3 बेरियम के, क्लोरीन के 6 और 6, ठीक है। अब करूंगा सल्फर का, सल्फर का देखो 3 और यहाँ भी सल्फर के 3, ठीक है, सल्फर भी बैलेंस है। अब करूंगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम चौथे नंबर पे परमाणु क्रमांक में, एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2, ठीक है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखूंगा, ऑक्सीजन के 4 थे 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 चौके 12, तो ये होगी बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कर दिया हमने, रासायनिक समीकरण भी लिख दिया और उसको बैलेंस भी कर दिया। अब करेंगे डी। डी क्या बोलता है, पोटेशियम धातु का जल के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम धातु का, पोटेशियम धातु का क्या होता है सूत्र, कि उसका जल के साथ मतलब पानी के साथ अभिक्रिया होगी तो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जमा में हाइड्रोजन गैस H2 बनती है, ठीक है। देखना पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 19, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। पहले पोटेशियम को देखूंगा, पोटेशियम का 1 है, पोटेशियम का 1 है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का देख लिया, हाइड्रोजन का देखूंगा, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 और 2 3 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 2 से गुणा कर दिया, तो 4 हो गए, और 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। अब शुरू से देखता हूँ, पोटेशियम का देखूंगा, पोटेशियम का 1 है, यहाँ पे 2 है, लो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 हो गए पोटेशियम के, 2 पोटेशियम के। फिर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के 2, ठीक है, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 4 और हाइड्रोजन के 2 और 2 4, ये होगी बैलेंस, 2 2 2 1, ये आ गए यहाँ पे नंबर 2 2 2 1, ठीक है। तो यहां तक प्रश्न नंबर 5 तक हमने कर लिया, अभ्यास के प्रश्न बाकी करेंगे हम कल आगे। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दूसरे स्टूडेंट को बताना है और नोट्स मेरे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाय।